हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में पर जाकर केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास के नाम से आप एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मिल जाएगा। उसमें आपको सारे लाइन बाय लाइन वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग 2024 और 2023 का क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल भस्म है। तो ये एमीन का बात हो रहा है, और एमीन हम लोग जानते हैं कि एमीन एक हम लोग क्या होता है, भस्म की तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है। तो एमीन का हम लोग का अगर बात करते हैं भस्म का क्रम का, तो इसमें कुछ हम लोग का आई प्रभाव भी देखने को मिलता है। आई प्रभाव त्रिविमीय प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को क्षारीय गुण अलग अलग क्रम में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ अगर जलीय प्रभाव देखेंगे तो जलीय प्रभाव के लिए पी के ए का मान दे दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें सभी का पी के ए का मान दिया हुआ है। जिसका पी के बी का मान ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, तो क्षारीय गुण अधिक होता है। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, जैसे कुछ यौगिक का लिख देते हैं यहाँ पे, CH3NH2 का बात करेंगे तो इसका पी के ए, किसका पी के बी का जो मान है, इसका पी के बी कितना होता है, तो 3.3। ये जलीय घोल के, सिर्फ जलीय घोल के लिए ही है। अगर त्रिविमीय प्रभाव देखना है तो उसके लिए अलग से दिया गया है। सिर्फ जलीय घोल अगर लिख दिया तब हम लोग इसी को देख कर बता सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा प्रबल है। अगर टर्शियरी एमीन रहेगा तो ये 4.2 इसका मान होता है। CH3CH2NH2 रहेगा, इसका मान 3.29 होता है। और मेथिल समूह दो तरफ से जुड़ा हुआ है, CH2CH3, इसका मान 3 होता है। अगर मेथिल समूह तीन तरफ से जुड़ा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये तीन तरफ से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसका मान 3.25 होता है। अगर बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन समूह का जलीय विलयन में पी के बी का मान सबसे ज़्यादा होता है, 9.38 होता है, 9.38 होता है। अगर बेंजीन समूह, पहले बेंजीन समूह रहे, बेंजीन समूह का भी इस प्रकार से दिखा देते हैं। इससे CH2 जुड़ कर तब NH2 जुड़ा हुआ है, तब इसका घट जाता है, 4.7 हो जाता है। अगर बेंजीन समूह है और ये N है, N से इधर एक CH3 जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन एक है, तब इसका अगर पी के वैल्यू हो जाता है सबसे अधिक, तो नहीं शायद सबसे अधिक नहीं होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है, तो सबसे अधिक इसी का होता है। अगर बेंजीन समूह है, ठीक है, उससे N है, N से 2 CH3 जुड़ गया, तो इसका थोड़ा घट जाता है, 8.92 हो जाता है। तो इसका बात के ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो बेंजीन समूह के साथ अगर NH2 समूह जुड़ा था, सबसे ज़्यादा पी के बी वैल्यू होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये प्रबल क्षार है, प्रबल भस्म है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये जलीय घोल के लिए है, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जलीय घोल हो या ना हो, इसका सबसे ज़्यादा रहेगा हमेशा और हमेशा के लिए। अगर बेंजीन समूह जुड़ा हुआ रहेगा तो बिना देखे टिक कर देना, वो सबसे ज़्यादा भस्म, प्रबल भस्म देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये याद ही कर ले, लेकिन इसमें याद करने का, पूरा याद करने का जरूरी नहीं है। बस इसमें ध्यान में रखें कि ये जो बेंजीन समूह अगर जुड़ा हुआ दे दिया है ऑप्शन में, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसी का होगा प्रबल भस्म। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताया जा रहा है कि ये निम्नलिखित में से किसको व्यक्त कर रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी को। अब देखो, 3 गो कार्बन है। अब अगर 3 गो कार्बन है, हमको ऐसे दिखा दे C और उसके बाद है जोड़ दे N। अब हाइड्रोजन सबका जोड़े, हमको यहाँ पर कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना चाहिए, ऑब्वियस है कि यहाँ पे 2 चाहिए रहता है। तो देखो तो 9 गो हाइड्रोजन हुआ क्या, 3, ये 6 गो, 9 गो तो हो गया। ये मतलब प्राइमरी एमीन ही बन गया। अगर सेकेंडरी एमीन बनाने की कोशिश करेंगे, मान लेते सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए
एक तरफ हमको 2 कार्बन जोड़ना पड़ेगा, एगो हम लोग सिंगल कार्बन जोड़ना। अब हाइड्रोजन जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1। ये भी कितना हो जा रहा है, ये भी 9 गो हो जा रहा है। ये भी कितना हो जा रहा है, 9 हाइड्रोजन हो जा रहा है, 3 कार्बन हो जा रहे हैं, हो रहा है ना। 3 3 6 6 2 8 1 9। तो ये भी फुलफिल हो रहा है। अगर 3 गो कार्बन जोड़ते हैं, 3 गो कार्बन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ये सबके सब हो जा रहा है। ये सेकेंडरी एमीन भी हो जाएगा, ये तो प्राइमरी भी बन सकता है। ये सूत्र से प्राइमरी भी बन सकता है, फर्स्ट डिग्री भी बन जाएगा, सेकेंड डिग्री भी बन जाएगा, थर्ड डिग्री बन जाएगा, टर्शियरी भी बन जाएगा। मतलब ये अनुसूत्र से, इसका मतलब ये है कि एक ही अनुसूत्र से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बना सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन का, देखो सेकेंडरी एमीन वही हो गया कि एन के साथ 2 गो एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमीन कहेंगे। तो इसमें कौन सेकेंडरी, किसको अवकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, तो हम लोग सेकेंडरी एमीन बनता है। तो कार्बिल एमीन को हम लोग ऑक्सीकृत करके क्या करते हैं, सेकेंडरी एमीन बनाते हैं। इसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के चीनी, गन्ने की जो चीनी होता है जल अपघटन से, चीनी को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। और सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले तो ये याद रखना, चीनी हम लोग जिसको बोलते हैं उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर होता है H2L C2L H22O11, इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। जो चीनी होता है, क्या होता है, चीनी होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मीठा यही होता है प्राकृतिक, तो यही चीनी होता है। जब चीनी का जल अपघटन कराते हैं, तो चीनी का जल अपघटन कराने के बाद 2 पदार्थ बनता है। एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये सभी को पता ही है। ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज। और प्लस में एक और पदार्थ बनता है फ्रेक्टोज, जिसका सूत्र समान होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र समान होता है, फ्रेक्टोज का निर्माण होता है। तो ये 2 पदार्थ का निर्माण होता है। जब इसका जल अपघटन कराते हैं तब ग्लूकोज और फ्रेक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज ध्यान में रखना है किसका, तो जब इसका जल अपघटन, अब कभी कभी अब ये जब पूछा है तो ये भी पूछ सकता है ना, मल्टोस। तो मल्टोस का अगर जल अपघटन कराने से सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण होता है। मल्टोस का जब जल अपघटन कराया जाता है तो सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण। मल्टोज को 2 इकाई, मतलब 2, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसी से बनता है। तो मल्टोज से क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण होता है। और कोई है तो बता देते, देख लेते हैं। अब एक और यहाँ पे याद रखने वाला है, स्टार्च। स्टार्च जब टूटता है, स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो हम लोग के पॉलीसेकेराइड हम लोग कहते हैं स्टार्च को। स्टार्च का जो सूत्र लिखा जाता है वो लिखा जाता है C6H10O5। ये स्टार्च का सूत्र होता है। इसका N अणु, अगर इसका जल अपघटन कराते हैं N अणु के साथ, तो ये क्या बनता है, तो ये ग्लूकोज का निर्माण, सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा लोग। ये सिर्फ क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। कौन, तो स्टार्च। स्टार्च से सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये बिंदु भी ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजाइम सभी को पता है कि इंजाइम क्या होता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। हम लोग शरीर में किसका काम करता है, तो एक उत्प्रेरक का काम करता है इंजाइम। तो जब हम लोग इंजाइम का बात करते हैं तो ये एक उत्प्रेरक है। लेकिन ये किस पदार्थ का बना होता है, तो ये प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। और इसलिए इसको उत्प्रेरक कहते हैं। इसलिए इंजाइम हम लोग शरीर में क्या करता है, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया करके खाना पचाने में हम लोग को क्या करता है, मदद करता है। अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया करके खाना पचाने में मदद करता है। इसलिए इसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और ये उत्प्रेरक भी कहीं पर दिया हुआ हो सकता है ऑप्शन में। अब प्रोटीन का ये बना हुआ रहता है, तो ये प्रोटीन होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसको शायद हम लिखवाए भी होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और ऑक्स, देखो अब इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन इसमें पदार्थ है जो दोनों का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम भी करता है, अकारक का भी काम करता है। तो अगर बात करेंगे इसमें SO2, कौन, SO2 जो होता है, SO2 ये दोनों का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये दोनों का काम करता है। ऑक्सीकारक और अकारक का भी काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी को नाम पता ही होगा, सल्फर
डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जो दोनों का काम करता है, ऑक्सीकारक और अवकारक। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूछा निम्नलिखित में से कौन रंगीन है? देखा जाए तो इसमें से रंगीन जो पदार्थ है, अभी ये सब याद रखने वाला है। तो जो रंगीन पदार्थ इसमें होता है वो NO2 होता है। तो NO2 क्या है? रंगीन पदार्थ है। और सब क्या है? रंगहीन है। रंगहीन है। रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन है। बाकी इसमें जितना भी है रंगहीन है। वो पता होना चाहिए कि NO2 जो होता है एक प्रकार का क्या है? गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इसका। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक प्रकार की ये गैस होता है। इस गैस का रंग का अगर बात करेंगे तो लाल भूरे रंग का होता है। लाल भूरे रंग का इसका कलर देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रामण तत्व को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रामण तत्व किसको कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व को संक्रामण तत्व कहते हैं। हम लिखवा भी चुके हैं जब हम लोग इस केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो संक्रामण तत्व किसको कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रामण तत्व के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रामण तत्व के नाम से जानते हैं। तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? जितना भी डी ब्लॉक में एलिमेंट आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको देखते हैं कि जो सेल आ जाता है, अंतिम सेल आता है, उसके जस्ट पहले वाला डी ब्लॉक भरता है, वो वाला डी ब्लॉक नहीं आता है। जिससे करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम किसका? मान लो आयरन का 26 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये डी ब्लॉक के तत्व रहते क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना 18 हो गया। उसके बाद 4s आता है और तब जाके 3d आता है 3d6। कहने का मतलब कि अंतिम सेल इसका कौन है? चौथा है। लेकिन उसके पहले वाला डी वाला कौन भरता है? उसके पहले वाला डी भरता है। तो देख सकते हैं एन जहाँ पे होगा, एन के नीचे वाला होगा डी। तो n-1 सब जगह दिख रहा है। और एन में ये जो 4s है, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एन वाला में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये भर जाने के बाद ही ये रहेगा। जैसे कि अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले किस में से निकलेगा? 4s से निकलेगा। इस पर 0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। मतलब ये वेरी करेगा। ये क्या करेगा? पहले वेरी करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और डी में कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक हो सकता है। इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। बात की समझ में आया ना? कि यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला पहले तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर एक कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे n है, यहाँ से n-1 होना चाहिए। और यहाँ पर जो s है, ये s में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब 1 भी नहीं हो सकता, ऐसा भी चांस बनता है। और डी वाला में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेके 10 तक हो सकता है। और डी वाला में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आएगा ही, तभी जाके वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अब सोच रहे हैं कि डी में भी तो 0 हो सकता है। नहीं, डी में अगर 0 हो जाएगा तो डी ब्लॉक के तत्व ही नहीं होगा, और संक्रमण तत्व नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बात क्लियर है? इसलिए डी में कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 10 तक होगा। ये 4s वाला में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? अब देखा जाए Mn का, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको हम क्या कहते हैं? x मान लेते हैं। सल्फर का यहाँ पे क्या कितना लेके चलेंगे? सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग +2 से लेके +6 तक होता है। कहाँ से? तो +2 से लेके +6 तक होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सल्फर का +6 लेके चलेंगे यहाँ पर इसके लिए। ऑक्सीजन का एक 4 है, तो 4 गुने कितना होगा? तो 4 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। सब जोड़ते जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब बराबर में क्या करते थे? कोई आवेश नहीं रहता, बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +6 -8 बराबर 0। तो यहाँ x - 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? यहाँ से 2 आया। दूसरे का निकालेंगे तो यहाँ दूसरा का दे सकते हैं कि दूसरा MnO2 है। तो m का यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, और O2 का तो 2 इंटू कितना? -2। ऑक्सीजन का -2 होता है ना, बराबर 0। 2 किस लिए लिए? तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2 ले लिए। आवेश ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो -2 लिख दिए। तो x - 4 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। चलिए तीसरा निकालते हैं, Mn3O4। तो Mn 3 गो है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 3x लिखाएगा
प्लस 2 गुने ऑक्सीजन 4 गो है तो यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर 4 लिखाएगा और एक ऑक्सीजन में कितना होता है -2 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। तो 3x बराबर 8 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 8/3 हो गया। चौथा का निकालते हैं तो Mn2O7। तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, इसको x मानते हैं तो 2 गो Mn है ना, प्लस 7 गो है और गुने में क्या -2 बराबर 0। तो 2x - 14 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/2। तो ये कट के कितना बचेगा 7। तो मिनिमम पूछा था तो ये चारों में से सबसे न्यूनतम कौन है, ये वाला है। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की यहाँ पर क्लियर है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं और जिसका नहीं दिया जाता हम लोग थोड़ा बहुत ऑक्सीकरण संख्या याद रखना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 होता है, -2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, ब्रोमीन, ये सब जो जितना भी मतलब क्लोरीन फ्लोरीन जो होता है उस सबका क्या होता है -1 होता है। तो ये सब कुछ ऑक्सीकरण संख्या हम लोग उसके कौन सा वर्ग के एलिमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं, उसके अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसका हम लोग बताते हैं कि उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है, पूछा इसमें से एक्टिनाइड कौन सा नहीं है। इसका मतलब एक्टिनाइड का अगर बात करते हैं तो हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल हो गया कि हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व को याद रखना पड़ेगा। इसलिए कि एफ ब्लॉक के तत्व जो होता है वो 2 प्रकार से हम लोग डिवीजन करते हैं। इसका एफ ब्लॉक के जो तत्व होता है उसके 2 प्रकार से डिवीजन करते हैं, एक होता है लेंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड। अगर हम लोग एफ ब्लॉक की बात करते हैं, एफ ब्लॉक के, तो एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक हम लोग पढ़ते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्टेनाइड, एक्टेनाइड। ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि सारे तत्वों का नाम हमको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व आता है लेंथेनाइड में वो आता है लेंथेनम, इसको हम लोग La से दर्शाते हैं। दूसरा आता है सीडियम, जिसको हम लोग Ce से दर्शाते हैं, ये आप भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं प्रेजियो, प्रेजियो डिमिनियम, जिसको हम लोग Pr से दर्शाते हैं। नियोडियम, अब जाके पीरियोडिक टेबल से सारे नाम याद कर लीजिएगा। पीरियोडिनियम, जिसको हम लोग Nd से दर्शाते हैं। अब इतना सारा नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा नाम हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये दोनों नाम दोनों का लिख लिए, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड का नाम लिख लेना। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या क्या दिया, क्यूरियम दिया हुआ है, ठीक है। क्यूरियम जो होता है ये एक्टिनाइड पदार्थ होता है, ठीक है। आगे दिया है कैलिफोर्नियम, तो कैलिफोर्नियम भी होता है, ये भी एक्टिनाइड पदार्थ होता है। आगे दिया हुआ है यूरेनियम, यूरेनियम जो होता है ये एक्टिनाइड पदार्थ नहीं होता है। यूरेनियम भी होता है, सॉरी, यूरेनियम भी एक्टिनाइड पदार्थ होता है। आगे जो दिया है टर्मियम, अब ये जो टर्मियम है यही क्या होता है तो एक्टिनाइड पदार्थ नहीं होता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टर्मियम जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है तो लेंथेनाइड पदार्थ होता है, लेंथेनाइड पदार्थ होता है। तो लेंथेनाइड याद रखना है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।